अभी 24 घंटे भी बीते नहीं है सीज फायर को लेकर, लेकिन यह आवाज आने लगी है कि दरअसल यह युद्ध विराम नहीं बल्कि संघर्ष के दौर में एक सांस लेने का अंतराल है। तो क्या इस सांस लेने के बाद की परिस्थितियां दुनिया के सामने कहीं नाजुक तौर पर उभर तो नहीं जाएगी? क्योंकि आज ही इजराइल ने जिस तरीके से बेरूत पर हमला किया या कहें पूरे तरीके से लेबनान को घायल कर दिया, इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले एक साथ उसने मिसाइलें नहीं दागी थी जो दग गई। खाड़ी देशों के भीतर एक मोटी लकीर दिखाई देने लगी। कतर ने अमेरिकी सैनिकों से कहा कि वो लौट जाएं, लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा वो बचाव भी करेगा और हमला भी करेगा। तो उसकी मिसाइलें ईरान की दिशा में मुड़ गई और इन सब के बीच पहली बार सऊदी अरब की जो एनर्जी पाइपलाइन है उस पर भी हमला हो गया। तो क्या वाकई इस वक्त सीज फायर के ट्रिगर पर अमेरिका चाहे अपने हाथ रखे हुए हो, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों के बीच असल ट्रिगर पर ईरान ने अपनी उंगलियां रखी हुई हैं? क्योंकि उसे भरोसा नहीं है जिस स्थिति में यह सीज फायर का ऐलान हुआ और उसमें लिखे 10 शर्तों को एक के बाद एक व्हाइट हाउस में खड़े होकर बकायदा रक्षा मंत्री हेगसेट ने खारिज करने की दिशा में कहना शुरू कर दिया, तो यह मैसेज 10 तारीख को इस्लामाबाद में धमाकों के बीच किसी हस्ताक्षर की दिशा में जाएगा या फिर वो पन्ना ही कहीं फट तो नहीं जाएगा जिसके आधार पर बातचीत की लकीर खींची जा रही है? ये सारे सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के सतही ढांचे को नष्ट कर सकता है, ये वो जानता है, लेकिन फोर्डो के बीच स्थित सेंट्रीफ्यूज तक पहुंच नहीं पाएगा। यानी न्यूक्लियर एस्पेक्ट में अमेरिका का ईरान के भीतर घुसकर उसे अपने हाथ में ले लेना असंभव है। ईरान भी जानता है कि वो अब नहीं तो तब कभी भी होर्मुज रूट बंद कर सकता है और खाड़ी देशों पर गोलाबारी भी कर सकता है, जो आज खाड़ी की तरफ से भी हुई और ईरान ने भी गोलाबारी की। यानी युद्ध विराम उस संरचना के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, उसमें एक गतिरोध है जो बतला रहा है कि दरअसल आने वाले वक्त की परिस्थितियों में यह सीज फायर अगर फेल हो गया तो परिस्थितियां कितनी नाजुक हो जाएंगी। या फिर ईरान इस हकीकत से वाकिफ हो चुका है कि जिन 10 शर्तों पर सहमति जतला दी गई, उन 10 शर्तों पर अमेरिका के लिए चलना नामुमकिन है और इजराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं और खाड़ी देशों के लिए तो और भी नहीं। क्या ये सारी परिस्थितियां एक बार फिर उस ट्रिगर पर रखी उंगली की दिशा में जा रही है जो ईरान ने खुले तौर पर कहा है कि अगर 10 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को मानने से इस्लामाबाद में इनकार किया गया तो हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बकायदा अपने कमांडर्स को निर्देश दे दिए गए हैं ईरान के भीतर सतर्क रहें। और इजराइल जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र करते हुए लेबनान पर हमला कर रहा है, هذه الضربة القوية اللي ورا رفاعي. هاي الضربة القوية. मैसेज क्यों बड़ा है? एक क्षण के लिए हर देश की एक स्थिति को जरा समझ लीजिए, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं यह उनकी जीत है पूरे तरीके से, निर्णायक जीत है पूरे तरीके से और ईरान के यूरेनियम का पूरी तरह ध्यान वो रखेंगे। इसके मतलब क्या है? नेतान्याहू कह रहे हैं इजराइल युद्ध विराम का समर्थन करता है लेकिन इसमें लेबनान शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान कह रहा है बिल्कुल शामिल होगा, तो उसकी बात इजराइल ने खारिज कर दी। ओमान कह रहा है होर्मुज से कोई टोल नहीं लेंगे, लेकिन ईरान कह रहा है टोल के लिए तो बकायदा पार्लियामेंट ने ठप्पा लगा दिया है। और इन सब के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल सहयोगी देश अगर वहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं तो फिर हम तैयार बैठे हुए हैं।
ईरान बाखूबी इस हकीकत को समझ रहा है कि जिस 10 शर्तों पर अमेरिका ने सीजफायर के लिए सहमति जताई, उस पर वह कितने घंटे कितने दिन चल पाएगा, शायद यह मुश्किल सवाल है। और इजराइल के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, खाड़ी देशों के लिए तो कहीं ज्यादा मुश्किल है। और इन सब के बीच होर्मुज रूट पर जिस लिहाज से अभी उसने तमाम जहाजों की आवाजाही यह कहकर बंद कर दी कि अभी सीजफायर का ऐलान हुआ, और उसके बाद इजराइल और खाड़ी देशों की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई, वो एक मैसेज है कि दरअसल हमारी उंगली उस ट्रिगर पर 10 तारीख तक लगातार रहेगी, क्योंकि हम उस समझौते की टेबल तक जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक भी शर्त को अगर नहीं माना गया तो हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बल्कि हमारी उंगलियों के आसरे ट्रिगर दब जाएगा। जो प्रतिक्रिया दुनिया के देशों के जरिए इस दौर में निकल कर आई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इसमें शामिल हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। अमेरिका ने कहा हमारी पूर्ण जीत है, ये निर्णायक जीत का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के यूरेनियम का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, और इसका जिक्र व्हाइट हाउस में हेक्सेट ने भी कर दिया। नेतान्याहू ने कहा युद्ध विराम तो मानते हैं, लेकिन इसमें लेबनान गायब है, लेबनान को हम शामिल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल नहीं, लेबनान शामिल है। इजराइल ने तुरंत कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं करेंगे। होर्मुज रूट को लेकर ओमान ने कहा कि कोई टोल नहीं लेंगे, ईरान ने कहा टोल लेंगे, और बाकायदा टोल लेने के लिए पार्लियामेंट से कानून पास हो चुका है। प्रति बैरल $1 हम वसूलेंगे, यह मैसेज भी दे दिया गया। और इन सब के बीच IRGC ने बहुत साफ तौर पर कहा हमारे कमांडर तैयार हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। और यह कहने की जरूरत तब और तीखी हो गई जब ईरान के लावन तेल रिफाइनरी और सिरी द्वीप पर मिसाइलें दागी गई। यह दोनों द्वीप ईरान के लिए कितने महत्वपूर्ण है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि दरअसल जिस वक्त ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, उस वक्त इसको एक अल्टरनेटिव तौर पर क्रिएट किया गया था, यानी इमरजेंसी के वक्त यहां से तेल सप्लाई होगा, यानी हमला करने वाला जानता था कि दरअसल वो किस पर हमला कर रहा है, और लावन तेल रिफाइनरी और सिरी द्वीप का मतलब होता क्या है। क्योंकि अमेरिका ने भी 13 मार्च और 7 अप्रैल को खारक द्वीप पर हमला किया, पर तेल बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इन सब के बीच इसको इमरजेंसी नोड इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाए तो ईरान का जो तेल का प्रवाह है वो जारी रखने वाले बैकअप प्रणाली पर कमजोर पड़ जाएगा। और शायद जिसने हमला किया वो जानता है कि निर्यात जो तेल ईरान करता है चीन की दिशा में, उसकी महत्ता इन दोनों को लेकर क्या है। तो हमला हुआ, और उसके बाद की तस्वीर एक क्षण के लिए देख लीजिए। उठता हुआ धुआं दरअसल लावन रिफाइनरी का है। घरेलू खपत और निर्यात के लिए यहीं पर कच्चा तेल रिफाइन होता है। दूसरा हमला जो सिरी द्वीप पर हुआ, यह दरअसल ईरान की तेल कंपनियों की जो विकास परियोजनाएं हैं, जो भी यहां पर कच्चे तेल का उत्पादन होता है, उसके जरिए हर दिन 1.22 मिलियन बैरल चीन की दिशा में जाता है, और चीन को यहीं से तेल मिलता है। यानी यह एक लिहाज से बहुत ही इमरजेंसी नोड भी है, अल्टरनेटिव रूट भी है। और ये दोनों चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों अगर जलते हुए दिखाई दिए तो उसके बाद ईरान सक्रिय हो गया, और उसने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जिस दिशा में सीजफायर के 24 घंटों के भीतर जो दिशा अपनाई जा रही है, और उसमें यूएई खुलकर यह कह रहा है कि हम इस सीजफायर को नहीं मानते। हालांकि दूसरी तरफ कतर ने इसका विरोध भी किया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन सब के बीच पहली बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा भी व्हाइट हाउस के भीतर उभर आया, और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए जो भी रिफाइनरी या ऑयल संयंत्र हैं, वहां पर जब हमले शुरू हो गए, और व्हाइट हाउस में जब रक्षा मंत्री पीटर हेक्सेट ये कहने से नहीं चूके
कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि न्यूक्लियर एस्पेक्ट में ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसे या तो सौंपना होगा या हम जबरदस्ती ले लेंगे। इसको आप फुल स्टॉप की तरह देख लीजिए, तो सुन भी लीजिए आप। Nuclear weapon. Under the terms, any nuclear material they should have will be removed. Any material, they should not have will be removed. Right now, their dust is deeply buried and watched 24/7 overhead. The president has been clear from the beginning there will be no Iranian nuclear weapons. Period. Full stop. यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 शर्तों में से छठी शर्त परमाणु हथियारों को लेकर या कहें न्यूक्लियर या यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर लिखी गई थी, जिस पर अमेरिका ने सहमति जताई। लेकिन व्हाइट हाउस में रक्षा मंत्री एक्सेट ने इसे इनकार कर दिया। इजराइल लेबनान को लेकर इनकार कर चुका है। यूएई हमलों की दिशा में बढ़ चुका है। खाड़ी देशों के भीतर पहली बार सऊदी अरब भी निशाने पर आ गया। ये मैसेजेस इतने बड़े धीरे धीरे होते चले गए कि यूएई ने बकायदा ये जानकारी दी